इम्पोर्टेंट चित्रकार हम लिए हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर 1861। ये भी आपके बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है, कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली कैसी थी? तो उनकी शैली आधुनिक भारतीय शैली थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली थी आधुनिक भारतीय इनकी शैली थी। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा और बेहद हो जाता है। रविन्द्रनाथ के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तो उनका भारतीय नारी था। प्रमुख जो उनका चित्र था भारतीय नारी के चित्रों का वर्णन किया इन्होंने। आगे रहते हैं। आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रविन्द्रनाथ की कला को बच्चों की कला किसने कहा था? तो इन्होंने कहा था, आनंद कुमार बोस ने कहा था कि ये रविन्द्रनाथ की कला बच्चों की कला है। तो इसको भी आपको याद रखना है, किसने कहा था। और ये आपका चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? भारतीय नारी के विषय में इन्होंने चित्रण किया है। तो ये हो जाएगा, आनंद कुमार बोस ने कहा था। कौन सा आधुनिक चित्रकार स्याह कलम से चित्र बनाता था? तो स्याह कलम से जो बनाते थे रविन्द्रनाथ टैगोर बनाते थे। स्याह कलम आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न कि स्याह कलम का चित्रकार कौन था या कौन बनाता था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली कला क्या है? तो वो समन्वयात्मक है जो इनकी शैली है, जो इनकी स्टाइल है। रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्रण किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा, तैल रंग से गगनेन्द्र नाथ ने और जल रंग से अवनींद्र नाथ ने बनाया था। तो दोनों को याद रखिएगा कि कौन बनाया था। तो तैल रंग की बात करेंगे तो तैल रंग की बात करेंगे किसकी? गगनेन्द्र नाथ की बात करेंगे। अगर जल रंग की बात करते हैं पोस्टर रंग की, तो ये बताएंगे अवनींद्र नाथ ने। तो ये बात हो जाती है। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में रविन्द्रनाथ के कितने चित्र प्रदर्शित हुए थे? तो इसमें 4 चित्र प्रदर्शित किए गए थे, जो 1946 में यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक प्रदर्शनी लगी थी, कला प्रदर्शनी थी। रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? तो 1930 ईस्वी में पेरिस में लगी हुई थी, जो इनकी थी। भारत के इनके चित्रों की प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1931 में भारत में इनके चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी। बम्बई में तथा 1932 में कलकत्ता में हुई थी। 2 बार प्रदर्शनी लगी है भारत में, एक 1931 में बम्बई में तथा 1932 में कलकत्ता में हुई थी। तो ये प्रदर्शनी लगी हुई थी। रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि पुरस्कार कब जीता था? तो इन्होंने गीतांजलि के लिए जो पुरस्कार जीता था इंग्लैंड में 1913 में इनको मिला हुआ था। गीतांजलि पुरस्कार मिला था 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ था। तो ये हो जाएगा। रविन्द्रनाथ के पिता का क्या नाम था? देवेंद्र नाथ, 1913। ये हो जाएगा। रविन्द्रनाथ के पिता क्या नाम था? देवेंद्र नाथ हो जाएगा। 19 ठाकुर हो जाएगा, इनके पिता का नाम था। रविन्द्रनाथ के बाबा का क्या नाम था? द्वारकानाथ ठाकुर था। ये पूरा घराने से जुड़े हुए हैं। इनके बाबा का नाम था द्वारकानाथ ठाकुर था। तो ये हो जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सी पदवी दी गई थी? तो 1915 ईस्वी में नाइटहुड की पदवी दी गई थी रविन्द्रनाथ जी को। ललित कला अकादमी ने रविन्द्रनाथ के कितने चित्रों का एल्बम तैयार किया था? तो ये हो जाएगा 40 चित्रों का एल्बम तैयार किया था रविन्द्रनाथ ने। 40 चित्रों का एल्बम तैयार किया था। अगला चित्रकार है नंदलाल बसु। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हम ये सबको स्टार लगाते चल रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कई प्रश्न मिलने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही, अब मान लीजिए करीब ही आ रहा है एग्ज़ाम, ज़्यादा समय नहीं रह गया है आपके पास। नंदलाल बसु के पिता का क्या नाम था? तो पूर्णचंद नाम था। इनके पिता का नाम पूर्णचंद बसु। तो इनका नाम नंदलाल बसु, इनके पिता का नाम पूर्णचंद बसु। नंदलाल बसु की माता का क्या नाम था? तो छेममणि था। उनकी माता जी का नाम छेममणि था। नंदलाल बसु की माता का जब देहांत हुआ तब ये मात्र कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष इनकी आयु थी नंदलाल बसु जी की, यानी बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे। 1905 ईस्वी में नंदलाल बसु को BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को उपाधि से विभूषित किया था। डॉक्टर लिट की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था BHU ने। तो ये हो जाएगा। ललित कला अकादमी ने इन्हें क्या भेंट किया था? ताम्रपत्र को भेंट किया गया था ललित कला अकादमी के द्वारा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, तो ये हो जाएगा, ललित कला अकादमी हो जाएगा। नंदलाल बसु अखिल भारतीय कांग्रेस के पंडाल सजाने कहाँ गए थे? तो हरिपुरा, फैजाबाद और लखनऊ गए थे। ये जो कांग्रेस का जो होता है पंडाल सजाने के लिए हरिपुरा, फैजाबाद और
लखनऊ गए थे। तो ये हो जाती है बात। आगे बढ़ते हैं हम। कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बसु ने क्या बनाया और किस माध्यम से बनाया था? तो अधिवेशन के लिए इन्होंने पोस्टर रंग से पोस्टर बनाया था, पोस्टर रंग से पोस्टर बनाया हुआ था। तो ये काम कर चुके हैं, पोस्टर रंग से पोस्टर को बनाते थे, तो इसलिए उनको बुलाया गया था सजाने के लिए। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार लिनोकट पर कार्य करता था? नंदलाल बसु। लिनोकट, इन्होंने टेम्परा पद्धति पर भी बहुत काम किया है। तो ये लिनोकट जो होता है इस पर काम कर रहे थे। ये बंगाल के ऐसे कलाकार थे। नंदलाल बसु ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया है? तो लगभग इन्होंने 10,000 चित्रों का निर्माण किया है। नंदलाल बसु ने इतना पूछता है कि 10,000 चित्रों का निर्माण किया, कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ के काव्य संग्रह का वितान के लिए गीत काव्य संग्रह गीत वितान के लिए किसने बनाया है? तो नंदलाल बसु ने ही बनाया था, जो काव्य संग्रह गीत वितान है इसके लिए। नंदलाल बसु द्वारा चित्रित बकरियां चित्र किस माध्यम से बना है? तो ये जल रंगों से बनाया गया, जो बकरियां बनी हुई हैं नंदलाल बसु के द्वारा। भारत के संविधान के पांडुलिपि का अंकन किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये भी नंदलाल बसु के निर्देशन में ही हुआ था। पांडुलिपि जो थी, तो ये हो जाएगा स्टार, इसको बना लीजिएगा। भारतीय संविधान के पांडुलिपि का अंकन का निर्देशन किस में हुआ है? तो नंदलाल बसु के समय में हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नंदलाल बसु ने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में कौन सा भित्ति चित्र बनाया था? तो गंगा अवतरण बनाया था। उसमें नटी की पूजा और जलता देवदार की भित्ति नंदलाल बसु ने कहाँ बनाया था? शांति निकेतन के कला भवन में बनाया हुआ था। तो ये हो जाएगा शांति निकेतन कला भवन। भारत का पहला चित्रकार कौन था जिसने चित्रों की रंगीन वृत्तीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी? तो नंदलाल बसु की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई थी। ये पहले चित्रकार माने जाते हैं भारत के। रंगीन वृत्त चित्र वाले डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनी थी नंदलाल बसु की थी। तो ये हो जाएगा। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या है? तो भारतीय ग्राम जीवन को दर्शाया गया है। हरिपुरा चैनल की जो बात की जाती है, भारतीय ग्राम जीवन को दर्शाया गया है। इन्हें एशियाटिक सोसाइटी का कलकत्ता द्वारा रविन्द्रनाथ शताब्दी पदक का प्रदान किया गया था। तो 1965 में दिया गया था। ये रविन्द्रनाथ सोसाइटी द्वारा जो सम्मान दिया गया था। नंदलाल बसु का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो इनका जो हो जाएगा सती का देह त्याग और शिव का विस्फान। तो ये हो जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा नंदलाल बसु जी का। इनका हो जाएगा सती का देह त्याग और शिव का विस्फान हो जाएगा। ये आपका हो जाता है राइट। नंदलाल बसु को 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? डॉक्टर लिट की उपाधि प्रदान की गई थी। ये हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं। इन्हें कलकत्ता ललित कला की अकादमी द्वारा रजत जयंती पदक का प्रदान किया गया था। तो 1958 में दिया गया था रजत। इन्हें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा 1963 में कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? डॉक्टर लिट की उपाधि इसके द्वारा भी प्रदान की गई थी। नंदलाल बसु को विश्व भारती द्वारा 1908 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा देश को उत्तम दिया गया था। देश को उत्तम दिया गया था इनको विश्व भारती 1908 में। ऐसे पुरस्कार इनको मिले हैं, कई सम्मान मिले हैं, कई उपाधियाँ मिली हुई हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट की प्रदर्शनी 1908 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट, ये आप स्टार कर लीजिएगा। इस प्रदर्शनी में इन्हें कितने रुपए का पुरस्कार दिया गया था? 500 रुपये का पुरस्कार। पहले के ज़माने में इतना बहुत हो जाता था, तो 500 रुपये का पुरस्कार मिला था। शांति निकेतन में नंदलाल बसु को क्या कहा जाता है? तो बाबू मोसाय कहा जाता है इनको, नंदलाल बसु को शांति निकेतन में। नंदलाल बसु को कहाँ के अध्यक्ष थे? तो विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगला हो जाएगा नंदलाल बसु ने सिस्टर निवेदिता की किस पुस्तक के चित्रों को सजाया था? तो इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बना दे रहे हैं। नंदलाल बसु ने सिस्टर निवेदिता की जो पुस्तक थी इनके चित्रों को सजाया था, इंडियन मिथ ऑफ हिंदू एंड बौद्ध। तो ये पुस्तक थी। आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा, पूरे ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहिएगा। आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा अगर, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम लेते हैं आपके अगले आर्टिस्ट कलाकार असित कुमार हालदर जी 1890-1964। ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार, TGT PGT सिलेबस के अनुसार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी है।
जितने अभी हमने जितने चित्रकारों को लिया, जितना कलाकारों को लिया है, वो सब लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है टीजीटी और पीजीटी के। तो इन लोगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। 1941 में असित कुमार हल्दर को किसने सम्मानित किया है? ब्रिटिश सरकार ने किया है। असित कुमार हल्दर ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 40 से अधिक ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। स्टार्ट करते हैं। असित कुमार हल्दर की प्रारंभिक रचनाएं किस पर अंकित हैं? तो भित्ति चित्रों पर अंकित की गई हैं जो प्रारंभिक रचनाएं हैं। असित कुमार हल्दर की कृतियां कहाँ सुरक्षित हैं? इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित की गई हैं। अगर पूछता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इलाहाबाद संग्रहालय की बात आपसे की जाती है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। असित कुमार हल्दर का कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? जगई मगई संथाल परिवार। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, जगई मगई संथाल हो जाएगा। जगई मगई चित्र इस समय कहाँ सुरक्षित है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, जगई मगई चित्र हो जाएगा। असित कुमार हल्दर ने किन गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार की हैं? तो अजंता, बाघ और जोगीमारा। ये हो जाएगा राइट आंसर, अजंता, बाघ और जोगीमारा की, ये हो जाएगा प्रसिद्ध है। इसके चित्र किस धरातल पर बने हैं? तो लकड़ी, रेशम और हार्डबोर्ड पर बने हैं, लकड़ी, रेशम और हार्डबोर्ड पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न, इन्होंने अपने चित्रों पर किन रंगों का प्रयोग किया है? जल रंग, तैल रंग तथा टेम्परा का। जल रंग, तैल रंग तथा टेम्परा का प्रयोग किया है। जल रंग, तैल रंग तथा टेम्परा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने चित्र पर किन रंगों का प्रयोग किया है? तो जल रंग, तैल रंग और टेम्परा का। असित कुमार हल्दर चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? तो ये कवि तथा बंगला गीतकार भी थे, कवि तथा बंगला गीतकार भी थे, ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत और ऋतुसंहार, मेघदूत और ऋतुसंहार का बंगला में भाषा अनुवाद किसने किया था? तो असित कुमार हल्दर ने किया था, ये हो जाएगा आपका राइट। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने अजंता की प्रतिमा किसकी अध्यक्षता में बनाई थी? तो 1910 में बनाई थी, ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में, हरिंघम की अध्यक्षता में की थी। अगला हो जाएगा, असित कुमार हल्दर ने किसके साथ मिलकर के जोगीमारा की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो 1914 में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर के जोगीमारा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। लासित या लोसंट के जन्मदाता कौन है? तो असित कुमार हल्दर होंगे, असित कुमार हल्दर का नाम जाता है। लासित या लोसंट, लासित या लोसंट किसे कहते हैं? तो लकड़ी या लोसांट, लकड़ी पर लाख से वर्निश कर जो पेंटिंग की जाती है उसे लासिट कहते हैं। तो ये हो जाता है जो लकड़ी पर पेंट करके लाख से वर्निश कर जो पेंटिंग की जाती है उसे लासिट बोलते हैं, ये हो जाता है। असित कुमार हल्दर की चित्रशैली कैसी थी? तो गीतात्मक, इनकी रेखाओं में ध्वनि गूंजती है, गीतात्मक हो जाएगी, इनकी रेखाओं में क्या होती है? ध्वनि गूंजती है, ऐसा इनकी शैली हो जाती है। असित कुमार हल्दर द्वारा बनाई गई बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ हैं? तो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में है, ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में है, तो ये हो जाएगा संग्रहालय में, ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में। असित कुमार हल्दर किस रूप में माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। असित कुमार हल्दर किस रूप में जाते हैं? कवि कलाकार।